एसएसटी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, उसमें हम लोग चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है फेडरलिज्म। उसमें 3 लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इसमें क्या क्या आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछा भी गया है कौन से एग्जांपल्स या इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर लॉज बनाते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जांपल्स पूछे गए, जैसे फेडरल गवर्नमेंट इंडिया में है और उसी तरह यूनिटरी गवर्नमेंट, इसके एग्जांपल्स पूछे गए थे और करेक्ट करने भी पूछा गया था कौन सा करेक्ट है इनमें से। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं और यूनिटरी फॉर्म में एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट पावर जाती है फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल फॉर्म में। यूनिटरी फॉर्म में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। फिर इसमें बैलेंस ऑफ पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है। फेडरल फॉर्म में एग्जांपल हो गया इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, है ना। बेल्जियम इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एमसीक्यू भी पूछे गए हैं। परमिटिव गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी बेल्जियम में। उसी प्रकार यूनिटरी फॉर्म में एग्जांपल्स हमारे पास हो गए चाइना और जापान। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम या फेडरल सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। देयर इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ से मैंने थोड़ा सा देयर इज़ वगैरह लगाया है। देयर इज़ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बैलेंस ऑफ पावर्स होती है। देयर आर 3 लिस्ट्स, इसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और थर्ड लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज। अगला है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर ले लेंगे। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफ़र होती है लोकल गवर्नमेंट में। तो द पावर इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ कैन मेक डिसीजन, तो वो लोग खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। एंड इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, ज़्यादा लोगों के विचार सुनकर फिर नियम और कानून कायदे बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिफरेंट व्यूज़ आर हर्ड मतलब सुनना या सुना जाता है, तो अलग अलग विचार लोगों के सुने जाते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं जनरल रिलीजन और कास्ट, ये चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर्स मतलब तरीके टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो जेंडर इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल के बीच में, उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेते हैं। मेजर्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी आर, पहला इंक्रीजिंग एजुकेशन इन वुमेन। तो गर्ल्स को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाना चाहिए, उनके एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन पर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए और उनके लिए इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स वगैरह खोलने चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन टू वीमेन। तो जो वीमेन होती है, महिलाएं होती हैं, वो जब जॉब करने बाहर जाती हैं, कहीं भी बाहर जाती है, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। पॉलिटिक्स में भी जो वीमेन है, महिलाएं हैं, उनकी रिजर्वेशन और उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए पॉलिटिक्स के फील्ड में भी। फिर सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर मतलब होता है कि हर रिलीजन बराबर है, तो कोई भी एक रिलीजन ऊंचा या नीचा नहीं है, हर रिलीजन बराबर है, तो ये सेक्युलरिज्म होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या महत्व है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर ले लेंगे। उसके बाद देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया या भारत में कोई भी एक ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वली। हर एक रिलीजन, हर एक धर्म को बराबर मानती है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हर इंसान के पास ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि उसको जो धर्म अच्छा लगे वो उसका पालन कर सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म हो गया। अगला सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू एस्टेब्लिश जेंडर इक्वलिटी ऑफ लेबर।
तो लेबर मतलब काम करना, तो कोई भी महिला या पुरुष, मेल या फीमेल जब काम करता है तो इक्वल होना चाहिए दोनों का काम। तो अगर इक्वल काम है तो इक्वल पैसे मिलने चाहिए। लेकिन कहीं पर अगर महिलाओं को कम मिलते हैं, पुरुषों को ज़्यादा मिलते हैं, तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं और जेंडर इक्वालिटी को कैसे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ला सकते हैं कि सब इक्वल है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेते हैं। 5 मेजर्स टू एस्टेब्लिश द जेंडर इक्वालिटी ऑफ लेबर आर। पहला, इंक्रीज एजुकेशन ऑफ वुमेन। वुमेन की एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए, उनकी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब, तो जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इक्वल अवसर देने चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, तो अगर इक्वल वर्क है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सेम काम कर रहा है तो उसको सेम पैसे देने चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला है इसलिए सेम काम के लिए कम पैसे मिले, चाहे महिला वो काम करे या पुरुष, अगर काम सेम है, इक्वल वर्क, तो इक्वल वेजेस, इक्वल उसको उनको सैलरी या फिर इक्वल उनको पैसे मिलने चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन डिफरेंट एरियाज़ लाइक पॉलिटिक्स, जो विमेन है उनको अलग अलग क्षेत्र में मौके मिलने चाहिए। जो पहले पुरुषों के क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन अब महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक क्षेत्र में जहाँ पर पुरुष हैं तो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर मिलने चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स हो गया और भी जगह। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विमेन, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाना चाहिए। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के हिसाब से आप इनमें से अलग अलग पॉइंट्स चुनकर लिख सकते हैं। फिर विमेंस राइट्स इन इंडिया, जो महिलाओं का अधिकार है इंडिया में, उसके विषय में अगर कोई क्वेश्चन आया तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर ले लेंगे। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन को अधिकार है कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इंक्रीजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, उनके लिए शिक्षा बढ़ानी चाहिए। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, अगर वो सेम काम करती हैं एक पुरुष जितना, मेल जितना, तो उनको उतने ही पैसे या सैलरी मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन्स, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। और यहाँ से भी आप ले सकते हैं आंसर, है ना, सब थोड़े कनेक्टेड आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अलग अलग आंसर्स लिख सकते हैं इसी में से। अगला हम लोग बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं बोर्ड के लिए। अगला हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। भारत में पॉलिटिकल पार्टी जो है इनका क्या महत्व है, तो पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट कुछ शब्द आप ध्यान रखिएगा। कंटेस्ट इलेक्शन करवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए होती हैं, यही इलेक्शंस करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प टू मेक लॉज इन अ कंट्री, एक भारत में या फिर एक कोई भी देश में क्या कानून बनेगा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही मदद करती हैं बनाने में। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, फॉर्म मतलब बनाती हैं, रन मतलब चलाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से जो पार्टी जीतती है वही सरकार बनाती है और फिर उसको चलाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री, हमने एक नॉर्मल लाइन लिख दी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होती हैं एक देश में। अगला है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या काम होते हैं, तो कुछ काम हमने यहाँ भी देखे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस, या आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट भाग लेगा इलेक्शन में, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प टू मेक लॉज इन अ कंट्री, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लॉज बनाती हैं, नियम कायदे कानून बनाती हैं एक कंट्री में। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स लाती हैं, है ना, लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं लाती हैं और अभियान चलाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती हैं, लाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर लेंगे। पहला कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक चैलेंज ये होता है कि उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं होती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों को पता होती हैं, लेकिन हर लोगों को फिर उसको बताया नहीं जाता है ना। इसके बारे में आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। टॉप पोजीशंस इन अ पार्टी आर कंट्रोल बाय वन फैमिली, तो कई बार क्या होता है कि जो टॉप पोजीशंस होते हैं किसी भी फैमिली, मतलब किसी भी पार्टी के जो सबसे ऊंचे पद होते हैं वो किसी फैमिली मेम्बर्स को ही मिलते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं। एक ही फैमिली के मेम्बर्स को वो धीरे धीरे मिलते जाते हैं एक के बाद एक।
मनी एंड मसल पावर्स इन पार्टीज़। तो पार्टीज़ में कई बार क्या होता है, पैसा और मसल पावर मतलब शक्ति, बॉडीगार्ड्स वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जीतने के लिए इलेक्शंस। शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, कई बार जो पार्टीज़ होती हैं वो शॉर्टकट्स अपनाती हैं, कई ऐसे रास्ते अपनाती हैं जो सही नहीं है इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए। अगला है मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक वन पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर एक ही पार्टी होती है जैसे चाइना। टू पार्टी सिस्टम जहाँ पर दो मेन पार्टीज़ होती हैं जैसे यूएसए और यूके। और मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं इंडिया, जैसे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी जैसे पार्टीज़ होती हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अगर मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया से कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। उसके बाद इन इंडिया देयर आर मैनी पार्टीज़, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इसके कारण जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी को चेक और बैलेंस कर सकती है। मोर चॉइसेस टू वोटर्स, तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ज़्यादा चॉइसेस होती हैं वोटर्स के पास एक पार्टी को चुनने की। इम्प्रूव्स लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग को वो इम्प्रूव करता है मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया में। तो लॉ मेकिंग का अलग अलग पार्टीज़ हैं तो अलग अलग व्यूज़ होंगी, अलग अलग विचारधारा होंगी, तो सबको सुना जाता है और फिर नियम बताए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। चांसेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट होती है जब कोई एक पार्टी पूरी तरह नहीं जीतती है, तो दो तीन पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा चांस होता है कि कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट चैप्टर है इसका, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले क्वेश्चन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर ले लेंगे। आउटकम्स मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए या उससे क्या क्या होता है डेमोक्रेसी से। तो प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, है ना। तो सिटीजन्स या लोगों के बीच इक्वलिटी, समानता लाता है ना, उसको बढ़ावा देता है। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंसान की डिग्निटी या सम्मान की रक्षा करता है। डेमोक्रेसी में हर इंसान की बात सुनी जाती है, उसके सम्मान की रक्षा होती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तो निर्णय लेना, क्योंकि सब लोगों की आवाज़ सुनी जाती है तो अलग अलग तरह से सोचा जाता है और फिर कानून बनाया जाता है। हेल्प्स टू करेक्ट मिस्टेक, अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधारा जाता है। हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम होती है या कोई भी दिक्कत होती है उसको सॉल्व किया जाता है। रेस्पेक्ट डिफरेंट थॉट्स एंड व्यूज़, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराओं, इन सब का सम्मान किया जाता है और उनके हिसाब से फिर नियम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग तरह की सरकार होती है, जैसे जैसे राजा होते हैं या फिर डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह, तो इन सब के अलावा एक डेमोक्रेसी की जो सरकार है या डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो ज़्यादा बेहतर है बाकी फॉर्म से। ऐसा क्यों, तो डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग आंसर ले सकते हैं। इक्वलिटी देती है, हर एक इंडिविजुअल के सम्मान की रक्षा करती है, लॉज बने हुए हैं सबके लिए, सब इक्वल हैं, तो ऐसे करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, जो गरीबी है और जो असमानता है वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे कैसे हटाती है या उसका रोल क्या है, भूमिका क्या है उसको हटाने के लिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, तो जो डेमोक्रेसी है वो समान अवसर देती है सबको। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, तो वो इक्वलिटी सिटीजन्स जो होते हैं उनके बीच में इक्वलिटी लाती है, समानता लाती है। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन भी देती है कुछ वर्गों को, डेमोक्रेसी में रिजर्वेशन भी मिलता है। डेमोक्रेसी लिसन्स टू डिफरेंट थॉट्स एंड व्यूज़, तो जो डेमोक्रेसी होती है वो अलग अलग विचार को, अलग अलग सोच को वो सुनती है। एंड मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है ना, गरीब लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लाती है, प्रोग्राम्स लाती है। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। अगला हमारे पास है कि रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। अपोजिशन किसको कहते हैं कि जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है फिर वो अपोजिशन हो जाती है, तो उसका क्या रोल है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। अपोजिशन हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, तो जो अपोजिशन होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। दे रेज डिफरेंट व्यूज़ एंड आइडियाज़, तो वो अलग अलग विचार, अलग अलग सोच लाती है। फिर रेज मतलब उसको उठाती है। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉन्ग पॉलिसी, जो सरकार मतलब जो पार्टी जीती है वो सरकार बनाती है, जो पार्टी हारती है वो ओपोजिशन बनाती है। तो अगर सरकार में जो पार्टी है अगर उसका कोई गलत डिसीजन है तो उसके खिलाफ वो आंदोलन करती है, उसका विद्रोह करती है
गवर्नमेंट सरकार का विद्रोह कर दिया। अगर कोई गलत वहाँ पर पॉलिसी लाई जा रही है तो उसका वो विद्रोह करती है। दे रेज पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के ओपिनियंस है, लोगों की सोच है, लोगों के विचार है, उसको उठाने में वो मदद करती है, उसको सरकार तक पहुंचाती है, ऑपोजिशन रेज करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी के साथ हमने सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 एसएसटी में आगे बढ़ेंगे।